प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग को जैब एग्जाम के लिए सबसे लेंथी कंपोनेंट माना जाता है। अगर आप उस मैकमिलन की बुक को पढ़ना शुरू करें तो आराम से 2-3 महीने निकल जाएंगे, लेकिन तब भी गारंटी नहीं है कि आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 3 महीने सिर्फ एक सब्जेक्ट को, सिर्फ एक कंपोनेंट को दें। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आए हैं जिसमें लिमिटेड टाइम में आप पीपीबी में 60+ स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू से, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस का टाइमली अपडेट मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद द 60+ स्ट्रैटेजी फॉर पीपीबी। तो जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारा बेस सोर्स क्या होगा? ये बुक मैकमिलन एजुकेशन की ये बुक हमारा बेसिक सोर्स होगा। लेकिन हमने इस बुक को पूरा कवर नहीं करना है क्योंकि इसमें 55 चैप्टर्स हैं और बहुत लंबे चैप्टर्स हैं, इतना टाइम नहीं देना है। लेकिन जो एक बेसिक चीज जो हमें कवर करनी ही करनी है, चाहे आप इस बुक को पढ़ो ना पढ़ो, इस बुक के एंड में जो बुक के क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको जरूर कवर करना है। इसके आंसर जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा क्योंकि कुछ कुछ आंसर्स गलत दिए गए हैं, लेकिन एज इट इज ये क्वेश्चंस पिक करके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर 10-12 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। दूसरी चीज, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमें पता है कि हमारे पास कहीं पे भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज है एंड उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। आपको रिकलेक्टेड क्वेश्चन जरूर देखने हैं, किसी भी सोर्स से कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। एक, आपको पेपर का पैटर्न पता लगता है कि फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकेंड, काफी बार यही क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपको इन्हें जरूर कवर करना है क्योंकि अगर आपको यही नहीं समझ कि किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है, क्या पूछा जा रहा है, तो फ्रूटफुल नहीं होगा आपका प्रिपरेशन। दूसरी चीज, हमें कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। हर चैप्टर के एंड में हमें कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्टिव रीडिंग करना चाहते हैं, तो सिलेक्टिव रीडिंग ही करनी है। यहाँ पे आपको हर चैप्टर के एंड में जो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले चैप्टर खोलो, कीवर्ड्स वाले पोर्शन पे जाओ, सिर्फ कीवर्ड्स वाले चीजें पढ़ लो। अगर डेफर्ड पेमेंट के बारे में बात की गई है तो सिर्फ डेफर्ड पेमेंट के बारे में पढ़ लीजिए। अगर वहां पे लेटर ऑफ क्रेडिट की बात की गई है तो सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट का बेसिक पढ़ लीजिए। अगर वहां पे एथिकल डिलेमा की बात है तो सिर्फ एथिकल डिलेमा पढ़ लीजिए। तो हर चैप्टर के एंड में 6, 7, 8 कीवर्ड्स दिए हैं, तो बुक में से आप सिर्फ सिलेक्टिवली उन चीजों को पढ़ लीजिए। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर योर सी एंड डी मॉड्यूल। आपको सी एंड डी मॉड्यूल स्किप नहीं करना है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स हेल्प करेंगे कि जो कीवर्ड्स हैं चैप्टर में ढूंढो, ये कीवर्ड्स कहाँ एक्सप्लेन्ड है और उन्हें पढ़ लीजिए, तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, काफी सारे लोग ये रेकमेंड करते हैं कि ए एंड बी मॉड्यूल पढ़ लीजिए, सी एंड डी को स्किप कर लीजिए, तब भी पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब आपको हाई स्कोर करने में डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली ए एंड बी मॉड्यूल को बहुत ही ज्यादा फोकस से पढ़ेंगे। ज्यादा आपका जो टाइम है, मोर देन 70% टाइम आपका ए एंड बी मॉड्यूल कवर करने में ही जाना चाहिए। बट सी एंड डी मॉड्यूल को स्किप ना करें, इसके बेसिक्स आप जरूर कवर करें। इसमें भी आप सेम जो हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस हैं और कीवर्ड्स हैं उन्हें कवर कीजिए। जो आपके सिलेबस में कीवर्ड्स हैं उन्हें जरूर कवर कीजिए। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक्स कवर कीजिए, बिकॉज इसके बेसिक्स में से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं और एक्सट्रीमली इजी आ जाते हैं और अगर आपने स्किप कर दिया तो हाई स्कोर करने में डिफिकल्टी होगी। तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि सी और डी को स्किप ना किया जाए, बेसिक्स कवर किए जाए। नेक्स्ट बात आती है न्यूमेरिकल्स की। अब आपका जो मॉड्यूल बी है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं और एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन क्या इज इट वर्थ इट? क्या इन न्यूमेरिकल्स को पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ इट है? बिकॉज हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम लगाएं,
आप 4, 5, 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स कवर करने में लगा रहे हैं और फिर भी एग्जाम में हो सकता है आप न्यूमेरिकल ना सॉल्व कर पाए। देखिए, अगर आपने पहले पढ़ा है, आपका बैकग्राउंड है, देन यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल पहले नहीं पढ़ा है और अगर 2-4 क्वेश्चन स्किप भी करने पड़ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में कंफर्ट नहीं है, अगर आप मैथमेटिक्स इस टाइप के क्वेश्चंस करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम इन्वेस्टेड इज मोर देन द रिटर्न कम है, टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होता है। काफी सारे फॉर्मूलाज क्रैम करने पड़ते हैं, उसमें भी थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई तो वहां पे फिर आपको आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो न्यूमेरिकल आप स्किप कर सकते हैं, इजीली स्किप कर सकते हैं। फिर बात आती है कि क्या आपको पूरा पूरा पढ़ना है बुक में से? नहीं पढ़ना है। आप ये टेबल देखिए, ये चैप्टर है लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, बाकी स्किप करने हैं। आप कीवर्ड्स फॉलो करेंगे ही करेंगे, और अगर आपको फर्दर हेल्प चाहिए तो आप इन टेबल्स को कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपको बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप वाला चैप्टर देखना है तो उस चैप्टर के एंड में एक टेबल दिया हुआ है कि अगर आप लोन लेते हैं तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप क्रिएट होता है, अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप क्रिएट होता है, लेसर लेसी का क्रिएट होता है, बेलमेंट में क्या क्रिएट होता है, उसे आपको कवर करना है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है AML KYC गाइडलाइंस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ लो। जो आपका रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस है उसे पढ़ लो। एक बात और कि जब आप बुक पढ़ें, अगर आप बुक के थ्रू कवर कर रहे हैं तो टेबल्स पे ध्यान दीजिए। जो टेबल्स दिए हुए हैं उसमें काफी सारा डेटा बहुत ही छोटी सी जगह में दिया होता है और वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो इस चैप्टर के एंड में भी एक टेबल है कि कौन सी रिपोर्ट CTR STR कब हमें सबमिट करनी है, वो सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ KYC में सिर्फ इंडिविजुअल के KYC को पढ़िए, सबको पढ़ना जरूरी नहीं है। जहां पे भी थोड़ा सा एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कंपनीज की बात आ जाती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात आ जाती है, वो सब स्किप कीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी कम है और टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। और जब ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स हैं तो यहाँ पे आप अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, गार्निशमेंट ऑर्डर, जो डेफिनेशन बेस्ड चीजें हैं उन्हें आप जरूर पढ़िए और जहां पे भी हो सके आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। आप सब लोग बैंक्स में काम करते हैं तो आपके लिए तो ये रोज का काम है। जो सब चीजें इस बुक में मेंशन्ड है, काफी सारी आपके प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स हैं जॉब से, उससे रिलेटेड हैं। तो अगर आप उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको काफी इजी होगी। एक नॉन बैंकर जो बिल्कुल भी बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, उसे नहीं पता होगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम का, उसे नहीं पता होगा चेक कलेक्शन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, लेकिन आप लोग इसे इजीली रिलेट कर सकते हैं। तो उन चीजों पे आप फोकस कर सकते हैं ताकि आपको इजी रहे उसे याद रखना। सेम वे इस तरीके से सारे हमने चैप्टर्स की यहाँ पे बात की है कि जब आप फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की बात करें तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स के बेसिक्स पढ़ लो कि क्या है, कौन इसमें पैसे जमा करवा सकता है, किस चीज के लिए विड्रॉ किए जा सकते हैं। एंड स्पेशली ये जो आपके चैप्टर्स हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वाले, जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं कि NRE, NRO, FCNR, इन्हें एक टेबल की फॉर्म में पढ़िए। अपने आप एक टेबल आप बना सके तो बना लीजिए कि ये NRE अकाउंट है, ये NRO, ये FCNR, ये SNRR, कौन सी करेंसी में पैसा जमा होता है, कौन सी करेंसी में विड्रॉ होता है, क्या क्रेडिट्स क्या डेबिट्स अलाउड हैं। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। इन सबको एक साथ पढ़िए, काफी रिलेटेड चीजें हैं तो बार बार रिपीट नहीं होगा। ओके, और ये चैप्टर्स देखने में ऐसे लगते हैं कि बहुत लंबे हैं, लेकिन जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो बहुत ही बेसिक चीजों को बार बार रिपीट किया हुआ है। इसी तरीके से आपका बाकी का सिलेबस है। एंड प्लस अगर हम मॉड्यूल B की बात करें, ये जो मॉड्यूल है इसमें 3-4 चैप्टर बहुत लेंथी हैं, लेकिन जब मैंने उनको ध्यान से पढ़ा है तो बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे एजुकेशन लोन है, अब आप लोगों को पता है कि एजुकेशन लोन किस पर्पस के लिए होता है, एजुकेशन के लिए होता है। तो ऑब्वियसली जब आप एजुकेशन लोन लेने जाएंगे तो तब आपको बैंक पूछेगा ना कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। तो फिर वहीं पे लिस्ट आ जाएगी कि जब आप एजुकेशन लोन लेने जाते हैं तो क्या क्या पूछा जाता है आपसे, किस किस चीज के लिए अलाउड है। तो अगर माइनर है, क्या उसके गार्डियन के साइंस अलाउड है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं जिन्हें आप अगर प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आप इसका PDF डाउनलोड कीजिएगा
एंड आप ये देख लेना कि कहाँ से कौन सी चीज पढ़नी है, क्या आपको सारा पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। देखिए जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर है, तो आप एक रीडिंग मार लीजिए और बहुत ही ईजी है, 2-3 क्वेश्चंस उसके पढ़ लीजिए और वो कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मॉड्यूल सी की। अब मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें, मॉड्यूल सी में अब आप ये नहीं पढ़ना चाहते पूरा, आपको डेफिनेशन बेस्ड तैयारी करनी है सी मॉड्यूल की। ठीक है, आपको पढ़ लेना है कि नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, एटीएम्स का क्या मतलब है, नेफ्ट आरटीजीएस का क्या मतलब है। सिर्फ बेसिक एक एक दो लाइनों का अगर आप समझ सकें, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, 5G का क्या मतलब है, कि आपको कोई पूछे कि वर्चुअल रियलिटी क्या है, आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर सके, इतना आपको पढ़ लेना है सी मॉड्यूल के लिए। इसमें बेसिकली जो भी डेफिनेशंस हैं, आप देखिए ब्लॉकचेन, मालवेयर, स्मिशिंग, फिशिंग, विशिंग, स्विफ्ट, इन सब का क्या करना है, आपको सिर्फ डेफिनेशंस देख लेनी है। उसके बाद ऐसी चीजों पे भी ध्यान देना है कि आरटीजीएस को कौन ऑपरेशनलाइज करता है, नेफ्ट को कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। ज्यादातर का आंसर आरबीआई होता है, एनपीसीआई होता है, तो यहाँ पे तुक्का भी मारना है तो एजुकेटेड गैस होगा तो वो बेटर रहेगा। ओके, सो ए एंड बी के लिए आप वो टेबल अच्छे से फॉलो कीजिए कि किस कंपोनेंट में से आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे उन स्कीम्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा जो न्यूज में रहती हैं, उन पे आपको ध्यान देना है जरूर से। ठीक है, उसके बाद एमएसएमईज है। सबसे पहली बात तो एमएसएमई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। माइक्रो कौन सी एंटरप्राइज है, स्मॉल कौन सा है, मीडियम कौन सा है, और इनमें कोई स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। तो पूरी बुक नहीं पढ़नी है, टेबल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो सिलेबस है आपको काफी कम लगना शुरू हो जाएगा। फिर बात करते हैं मॉड्यूल डी की। मॉड्यूल डी जो है ये काफी लोग बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको आप सबसे इजीली रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। ओके, आपको इसमें हमेशा एथिक्स अगर समझना है, आपको रियल लाइफ में से कोई एग्जाम्पल पिक करके आपको समझ आ जाएगा कि एथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है। ये सिर्फ इतना पढ़ लीजिए अगर आप इस एग्जाम के लिए मॉड्यूल डी में, तो भी आप काफी सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। सिर्फ आपको जो यहाँ पे दिया है सिर्फ इतना पढ़ लीजिए एंड इट विल बी हेल्पफुल कि एथिकल डिलेमा क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, जॉब डिस्क्रिमिनेशन, विसल ब्लोइंग, गोल्डन रूल्स, एथिकल डिलेमा। और ये बहुत आसान चीजें हैं, एक एक दो लाइन की चीजें हैं, रियल लाइफ की एग्जांपल के साथ रिलेट कीजिए एंड विद इन अराउंड 2 डेज आप इसे कवर कर सकते हैं। 2 डेज में आपका कंपोनेंट कवर हो जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, बाकी हमारी अभी सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरा का पूरा कंपोनेंट विद एमसीक्यूज कवर करवा रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ वो वीडियो भी देख लेंगे तो भी इट विल बी मोर देन इनफ। आपको सी और डी मॉड्यूल कवर भी हो जाएगा, लेकिन आपको इसको ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। इवन आप खुद से भी कवर करेंगे तो 2 डेज इतना ही देना है आपको इस मॉड्यूल को, इस पार्ट को। अगर आप सी की बात करें, मॉड्यूल सी की बात करें, तो 3 to 4 डेज में आपको इसको कवर करना है, आराम से कवर हो जाएगा। बाकी का आपका सारा टाइम जो है ए और बी में जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ सी और डी स्किप ना करो, कुछ नहीं जा रहा, 3-4 दिन और 2 दिन देने में, 1 हफ्ते में आपका सी एंड डी टोटली कवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। एंड जो चीज हम हमेशा भूल जाते हैं, रिवीजन। आप अगर मंडे टू सैटरडे टाइम निकाल के, अपने जॉब से टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़िए मंडे टू सैटरडे, लेकिन संडेज जो हैं जितना हो सके संडेज को आप रिवीजन के लिए रखिए। बिकॉज आप अगर बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो फायदा नहीं होगा। अगर मैंने एक बार पढ़ लिया कि एथिकल डिलेमा क्या है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने उसी वीकेंड पे उसको रिवाइज नहीं किया तो सब साफ हो जाएगा पेपर आने तक। इसीलिए आपको एक दिन हफ्ते का रखना है रिवीजन के लिए, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी नहीं है, लेकिन लिमिटेड सिलेबस कवर करके उसे बार बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं आपके लिए जिससे आप 60+ स्कोर कर सकते हैं। एंड हमारी एक जैफरी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज है, मंडे टू सैटरडे 7 PM 15-20 मिनट में एक छोटा सा टॉपिक कवर होता है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस किए जाते हैं। रिकलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है, वो भी आप देख सकते हैं। सो
ये मेरी रिकमेंडेशंस थी। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ आपका सजेशन है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप हमें hello@edutab.co.in पे मेल भी सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।